हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 2024 में उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों की, और मैंने शीर्षक दिया है 2024 का चुनाव, यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला तय, कौन है आगे, ना पक्ष ना विपक्ष, मूल्यांकन निष्पक्ष। दोस्तों, सबसे पहले इस अंतिम हेडिंग पर मैं चर्चा कर लूं कि न पक्ष ना विपक्ष, मूल्यांकन निष्पक्ष। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जिस तरह से गोदी मीडिया विपक्ष को हमेशा कमतर करके आंकता है और मोदी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, वैसे ही जो सोशल मीडिया है या बहुजन मीडिया है या कांग्रेसी मीडिया है, जो भी आप कह लीजिए, वो एनडीए को बहुत कम करके आंकता है। जैसे पशुपतिनाथ पारस ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया, मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके भतीजे चिराग पासवान को एनडीए ने बिहार में अपने साथ ले लिया, पशुपति पारस की पार्टी को बाहर कर दिया। अब इस पर इतना कवरेज किया गया है, जो सोशल मीडिया है, जिसको हम एंटी गोदी मीडिया कहते हैं। एनडीए में पड़ी फूट, एनडीए में हुआ ये, एनडीए में हुआ वो। अरे क्या बात कर रहे हैं। एनडीए के लिए चाहे इंडिया गठबंधन के लिए पशुपतिनाथ पारस का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। जी हां, उनका राजनीतिक वजूद नहीं है। वो भी जब एक ही परिवार से दो नेता हैं, चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस, तो इन दोनों में से किसी एक को ले लेना ही एनडीए के लिए पर्याप्त है। उसको जो सड़क पर इस समय प्रयास कर रहा था, पशुपतिनाथ पारस मंत्रालय में बैठे हुए थे क्योंकि मुफ्त में 5 सांसद मिल गए थे उनको। उस समय मोदी को 5 सांसदों की जरूरत थी, तो पशुपतिनाथ पारस को अपने साथ ले लिए। अब उनको जनता की जरूरत है वोट की, तो जिस समय पशुपतिनाथ पारस मंत्री थे, उस समय चिराग पासवान जनता में घूम रहे थे क्योंकि उनको झटका लग गया था चाचा के द्वारा। तो जनता में घूम करके थोड़ी साख कम आए हैं। अब वह साख कौन ले लिया? मोदी जी ने। तो यह बिल्कुल गलत मूल्यांकन है। मैं निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए उदाहरण दे रहा हूं। यह गलत मूल्यांकन है कि एनडीए में पड़ी फूट। सही बात तो यह है कि एनडीए ने लिया लूट, चिराग पासवान के लोकतांत्रिक प्रयास द्वारा अर्जित मतदाताओं को। तो मूल्यांकन निष्पक्ष न होने के कारण से ही कयास कुछ अलग लगाए जाते हैं और चुनाव के परिणाम कुछ अलग हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि ईवीएम ने ये किया या कि निर्वाचन आयोग ने धांधली की। वो भी है और बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन उसको एक अलग रखिए भी। सबसे पहले कौन नेता किसके साथ जा रहा है, किसके समर्थक किसके साथ जा रहे हैं, निष्पक्ष भाव से, बिना कोई ये लगाए कि नहीं ये पार्टी जीत जाए, ये पार्टी हार जाए। ये काम हमारा नहीं है। ये काम उन नेताओं का है जिनके साथ जनता का समर्थन है। मैंने मायावती जी की आलोचना की इंडिया गठबंधन में शामिल न होने के लिए। उनके समर्थकों में से तमाम ने मुझे प्रतिक्रिया भेजी कि सर आप सही आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सभी नेताओं के समर्थक तो ऐसे नहीं होंगे ना। न तो किसी भी नेता के सभी समर्थक ऐसे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरा चैनल छोड़ दिए हों। बहुत सारे लोग उल्टी प्रतिक्रिया भी लिखे थे कि आप मायावती के खिलाफ चला रहे हैं माहौल। ऐसा कुछ नहीं है। आइए मूल्यांकन कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला, जबकि हमने यहां स्क्रीन पर 4 लोगों को दिखाया है, 4 खांचे दिखाए हैं। यह है एनडीए कुनबा यूपी का, यह है आपका इंडिया कुनबा यूपी का, और ये मायावती जी अलग हैं, चंद्रशेखर अलग हैं। ये अलग अलग हैं दोनों। तो फिर त्रिकोणी क्यों? क्योंकि जब प्रदेश भर की बात करेंगे तो प्रदेश भर में मायावती जी ही त्रिकोणी में मानी जाएंगी, और अगर कहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी या स्वयं वो मजबूती से लड़ रहे होंगे तो वहां उनको त्रिकोणी में रख लीजिए। इसी तरह से अगर कोई और भी दल कहीं लड़ रहा होगा प्रमुखता से या कोई निर्दलीय, तो उसको भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप चलते हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया पर जब आप देख रहे हैं, बहुजन मीडिया पर देख रहे हैं, पहले तो बहुजन पर चर्चा थोड़ी सी कर लें। अभी वीडियो बनाएंगे इस पर। बहुजन, सड़क पर नारों में बहुजन, चुनावी वादों में बहुजन, पार्टियां बनाने में बहुजन,
लेकिन जब वोट पड़ रहा है तो बिखरे जन, तो ये बहुजन बहुजन नहीं है, बहुजन बिखरे जन है। और इसके लिए दोषी जनता नहीं, इनके नेता हैं। आइए चलते हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर उस पर कभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले ये तय हो गया कि अब मायावती जी यानी बीएसपी इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं होगी, किसी कीमत पर वो इसका पार्ट नहीं होगी। बीएसपी अपनी उस पुरानी ही नीति पर चल रही है जो कांग्रेस और भाजपा दोनों को देश के लिए, संविधान के लिए, अपनी राजनीति के लिए, जिस समाज का वो नेतृत्व करती है उस समाज के लिए बराबर दोषी मानती है। अब उनका ऐसा मानना कितना राजनीतिक है और कितना हकीकत है, ये तय करना आपका काम है, ये निर्धारित करना आपका काम है। और इसी सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन में आने से मना किया। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने बुलाया नहीं, मैं ये तब मानता जब ये ट्विटर पे लिखती नहीं कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हमें बुलाया जा रहा है। इन लोगों ने तो कभी नहीं लिखा कि अफवाह फैलाया जा रहा है कि हम इनको बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता में अगर ये आवाज़ उठ रही है कि हम बुला रहे हैं तो ये चाह रहे थे कि आवाज़ जाए, जबकि जनता में जो ये आवाज़ जा रही थी कि इनको बुलाया जा रहा है इसका एक खंडन करना चाह रही थी। तो समाज में जो सामने आया है वो यही आया है कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी नहीं आना चाह रही थी। उसके बाद ये दूसरी बात आएगी कि इंडिया गठबंधन ने बुलाया कि नहीं बुलाया। जैसे समाज में एकदम ये साफ साफ आ गया है कि चंद्रशेखर आजाद रावण इंडिया गठबंधन में आना चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने इनको जगह नहीं दी है, ये साफ साफ आया है। तो चलिए देखते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला का सबसे पहला कारण है मायावती का अलग चुनाव लड़ना। अब इस समय ये सत्ता पक्ष है दोस्तों और ये विपक्ष है पूरा का पूरा। अगर हम सत्ता और विपक्ष के हिसाब से बांटें तो ये सत्ता पक्ष है और ये विपक्ष है। विपक्ष में हमने स्क्रीन पर 4 चेहरे लगाए हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 चेहरे 3 खांचों में हैं, 2 लोग एक साथ, ये एक अलग ये एक अलग। 4 चेहरे 3 खांचे में विपक्ष के, और यहां सत्ता पक्ष में 1, 2, 3, 4, 5 चेहरे एक साथ। क्या पूछेंगे आपकी कौन है आगे? मैं केवल मोदी विरोध में कहता रहूं कि नहीं इंडिया गठबंधन जीत रहा है, फला ढमका जीत रहा है। देखिए कैसे चुनावी समीकरण साधा है मोदी जी ने। ये बहुजन बहुजन का नारा लगाने वाले नेता, पीडीए बहुजन 85, बहुजन से सर्वजन की ओर, और स्वार्थ ऐसा है कि एक दूसरे नेता को नहीं अपनाएंगे तो समाज को कहां से अपनाएंगे, या यहां से भाग जाएंगे, ये भाग गए ये भाग गए। और मैं बार बार एक बात बोलूंगा, सारा दोस्त उन ब्राह्मणों का है जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे हैं ना, ये व्यंग करता रहूंगा। इसलिए नहीं कि आप ये कहते हैं, इसलिए चुभता है कि आप ये लाइन इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि पुरानी बातों पर चर्चा हो, संविधान के खिलाफ जो गद्दारी करने वाले लोग हैं उन पर चर्चा न हो। इसलिए ये कहूंगा, कौन ब्राह्मण इन लोगों को समझा दिया है, कौन ब्राह्मण इनको मंत्र दिया है, कौन सा किताब पढ़ा दिया कि नहीं भैया अलग अलग लड़ो। इतने बच्चे तो ये लोग नहीं है कि अलग अलग लड़ने से किसका वोट बिखरेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले यूपी का पूरा वोट 3 हिस्से में बंटेगा। 3 हिस्से में अगर बंटेगा तो 33% पहले बराबर बराबर मान लेते हैं, 33 मान लेते हैं, मोटे मोटे, बिना किसी जाति धर्म की चर्चा किए। अब आप बताइए कि क्या इनको 33% वोट मिलेगा? किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। किस किस समाज का मिलेगा गिन लीजिए आप। प्रत्याशियों का चयन भी इसी आधार पर होगा कि कौन कितना बड़ा चंदा दिया। अब वो चंदा दिया कि नहीं दिया उसका तो कोई ऑडिट आज तक हुआ ही नहीं है। बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हैं, तो कम से कम आप पकड़ पा रहे हैं इन्होंने उगाही किया है, जो ईडी की रेड डाली है, इस नाते आरोपी हैं। शेष जो लोग टिकट पैसों के लिए बेचते हैं उनका तो कोई आय व्यय का ब्यौरा ही नहीं है। वो झूठ भी हो सकता है, अफवाह भी हो सकती है। लेकिन अगर समर्पित कैडर के लोगों को टिकट दिया जाता तो आज एक बहुत बड़ी फौज खड़ी रहती नेताओं की, दूसरे पीढ़ी की। कोई दूसरे पीढ़ी का नेता बीएसपी में नहीं दिखता है, एक नेता और फिर से सब जमीन पर। खैर ठीक है भाई, यही राजनीति है।
सारी गंदगी तो इनके खानदान के लोगों ने कर दिया। मानना पड़ेगा, सारा अपराध इन्होंने किया, इन्हीं के परिवार ने सारा अपराध कर दिया। इनको तो फांसी उसी दे देनी चाहिए। झूठे पैदल पैदल चल रहे हैं, कहीं आनंद भवन बेच दें केवल और जाके आराम से कहीं विदेश में बस जा, मस्ती करें, क्या दिक्कत है। लेकिन चलिए, तो इनको 33% तो नहीं मिलेगा, 7-8% वोट मिल जाए, 10% वोट मिल जाए, बहुत है। अब शेष जो वोट है वो कहाँ जाएगा? तो अगर हम 10% वोट यहाँ निकाल दें, इससे ज़्यादा नहीं मिलना है। विधानसभा में देखा गया है, अलग चुनाव लड़ने पर 10% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई समाज अलग से नहीं जुड़ रहा है। तो 10% वोट अगर विपक्ष का हट गया, और हम विपक्ष का नहीं मान लें कि सत्ता पक्ष का भी हट गया, मान लेते हैं, अभी हम पूरे 100% में चर्चा कर रहे हैं, तो जो शेष 90% बचा उसको 2 टुकड़े में कर दीजिए, 45%, 45%। अब 45% में अगर 1% कोई ज़्यादा पाएगा तो उसका हो जाएगा 46%, 46, और जो 1% कम पाएगा उसका होगा 44, और इतने से ही बहुत सारी सीटें इधर ज़्यादा हो जाएंगी और इधर कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर ये 46% पाए, 44% पाए, तो ये पाएंगे 50 सीट और ये पाएंगे 30 सीट, ऐसा नहीं होगा। हम 80 पर बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं होगा। अगर ये 46% वोट पाए और ये 44%, तो ये जीतेंगे 65 सीट और ये जीतेंगे 15 सीट, ये सब लोग। 1% वोट का मार्जिन 2% का अंतर पैदा करता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में कौन बड़ा दिख रहा है, कौन 46 पाएगा, कौन 44 पाएगा। तो चलिए जरा देख लेते हैं। यहां गठबंधन केवल अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस का है। कांग्रेस के साथ कौन लोग हैं? कांग्रेस के साथ सिर्फ एक माहौल है यूपी में, जनता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता नितांत जातिवादी मानसिकता की है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि 10 साल से सड़कों पर कौन दौड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण चाहे जितना भी जाट बेटियों के पहलवानी वाले आंदोलन में दौड़ लें, क्या इनको जाट समाज के लोग इसलिए वोट दे देंगे क्योंकि ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का आंसू पोंछने गए थे? कदापि नहीं देंगे। ये हकीकत है इस देश प्रदेश की। ऐसे ही राहुल गांधी चाहे जितना घूम लें, हाथरस कांड में प्रियंका गांधी चाहे चली जाए, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह चले जाएं, क्या उस समाज के लोग मायावती जी को छोड़कर इनको वोट दे देंगे? आमतौर पर नहीं देंगे, आमतौर पर नहीं देंगे। यही बात बीच के समाज और ऊपर के समाज पर भी है, ब्राह्मणों पर भी यही बात लागू है। हम जैसे कुछ आपवादिक लोग हर समाज में हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ करके, जिनको माना जाता है कि जातिवादी आधार पर ये उनकी पार्टी, उनको छोड़ करके अपने हिसाब से स्वतंत्र चिंतन से वोट देते हैं। लेकिन आमतौर पर समाज की सोच ऐसी नहीं विकसित हम कर पाए हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो अब चलिए देखते हैं कि राहुल गांधी के पास किसी विशेष जाति धर्म का वोट नहीं है, फिर भी इनके पक्ष में इनके संघर्षों का एक माहौल है, जिसमें हम जैसे तमाम तटस्थ लोग अब कांग्रेस की तरफ जाने की सोचे हैं। बहुत बड़े संख्या में लोग सोचे हैं कि आदमी संघर्ष कर रहा है। जो मोदी से असहमत लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में इधर जाने की सोच रहे हैं, इसलिए इनका एक माहौल बना है। दूसरा, इनसे मुस्लिम समाज नाराज हो रहा था, लेकिन जब कांग्रेस के साथ जुड़ गए तो बहुत बड़े समाज में भाव आया है कि इनसे मुकाबला करने में ये नंबर 1 पर हैं, इसलिए इनके विरोध में पड़ने वाला वोट भी यहां पड़ेगा, यहां नहीं पड़ेगा। किसी एक सीट पर कहीं पड़ जाए, 2 सीट पर पड़ जाए, जहां मुख्य मुकाबले में इनका प्रत्याशी हो, अन्यथा नहीं पड़ेगा, वहां इनको पड़ेगा। तो यहां इनके आने से मजबूत तो हुए हैं, लेकिन क्या इनके तुलना में मजबूत हुए हैं? जरा देखते हैं। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना खुद का एक बहुत बड़ा जनाधार है, इसलिए कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। और चाहे आप जितना भी नारा लगा लीजिए, सभी जातियों की पार्टियां अभी नहीं बनी हैं। अब पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, सभी जातियों की पार्टियां नहीं बनी। से बढ़ई समाज, लुहार समाज, कुम्हार समाज, कुम्हार समाज, मैं इतने की ही केवल बात अभी कर लूं। चौरसिया समाज किसको वोट देगा? 90% उनका वोट जाता है मोदी जी को, 90%। यहां तक कि धोबी समाज है तो दलित समुदाय से, लेकिन वोट देता है इनको। चिराग पासवान इनके साथ हैं, और जहां प्रत्याशी इनके खिलाफ का पासवान नहीं होगा, वहां पासवान समाज इन्हीं को वोट देगा। जी हां, जहां पासवान समाज का कोई व्यक्ति प्रत्याशी के तौर पर प्रमुख पार्टियों में से नहीं खड़ा होगा, वहां पासवान समाज इन्हीं को वोट देगा। तो लोग गलत फहमी में है कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है।
बीजेपी कुछ खास ओबीसी और एससी जातियों को छोड़कर शेष जातियों की पार्टी है। जैसे इन पार्टियों के साथ मुसलमान आके जुड़ जाते हैं, वैसे ही इस पार्टी के साथ सवर्ण आके जुड़ जाते हैं। जैसे ये पार्टियां मुस्लिम समाज के लोगों को सांसद विधायक बना दे रही हैं, वैसे ये पार्टी सवर्णों को सांसद विधायक कहीं कहीं बना देती है। शेष इसका जो मुख्य वोटर है वो ओबीसी का बहुत बड़ा तबका है। तो अभी तो मैंने उन जातियों की गणना की जो मोदी जी के साथ केवल बीजेपी के नाते से हैं, मोदी जी के नाते हैं। अब जो अतिरिक्त इन्होंने पाया, कुर्मी समुदाय से आती हैं, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल जी की वारिस अनुप्रिया पटेल मुस्तैदी से इनके साथ खड़ी हैं, लगातार मंत्री हैं, कभी किसी मुद्दे पर नहीं बोलती हैं, कभी भी। चाहे पहलवान बेटियों का चीरहरण हो, चाहे मणिपुर में चीरहरण हो, चाहे हाथरस बेटी कांड हो, कभी बोलती हैं? नहीं बोलती हैं। जी हाँ, संविधान और देश को तो केवल ब्राह्मण बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये अपने समुदाय का वोट पाएंगी, ये जान लीजिए। इनका समुदाय, इनके जात के लोग केवल वहीं इनको वोट नहीं देंगे जहां विपक्षी दल में से कुर्मी जात का प्रत्याशी कहीं ताकतवर लड़ रहा होगा, वहां ये आकर के चाहे कितना भी नारा लगा दें मोदी जी के पक्ष में खड़े होकर, वहां कुर्मी जात के लोग विपक्ष के अपने उस प्रत्याशी को वोट दे देंगे जो उनकी जाति का है। जी हां, जातिवाद इस तरह से भरा है। और ये केवल कुर्मी जात में नहीं है, आप इसको इस अर्थ में मत लीजिएगा, ब्राह्मणों के साथ भी यही है, राजपूतों के साथ भी यही है, सबके साथ है। आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी जाति का बचाव करके शेष पर लांछन लगा रहा हूं, नहीं। यहां की मिट्टी ही ये गोबर पट्टी की ऐसी है, सब यही हैं, सब। अब आइए थोड़ा आगे चलिए। जयंत चौधरी जी, किसान आंदोलन किसके खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ। प्रमुख समाज कौन है? जाट समाज। जाट बेटियों के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा कहां लगा था? जाट समाज के लिए दिल्ली में मंच पर ये भी गए थे। सत्यपाल मलिक जो सबसे बड़े गंभीर खुलासा करने वाले नेता हैं, वो किस समाज से आते हैं? जाट समाज से। इन तीनों की परवाह अगर नहीं करके जयंत चौधरी जी यहां गए हैं और इसी समय इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि जयंत चौधरी ने कुछ नीचे समाज को नहीं महसूस किया होगा? इसके अलावा बीजेपी में बड़े बड़े जाट नेता हैं। तो जाट समाज कहां जाएगा? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जाट समाज का 70% से ज्यादा वोट बीजेपी में जाएगा इस गठबंधन के कारण। फिर वही बात आएगी कि किसी सीट विशेष पर जहां प्रत्याशी के रूप में इन लोगों की तरफ से कोई जाट चेहरा होगा और वो बहुत प्रमुखता से लड़ रहा होगा, वहां का जाट समाज उसको वोट भले दे दे। यानी जाट समाज को भी इन्होंने अपनी तरफ कर लिया। और नीचे चलिए, संजय निषाद। संजय निषाद मलाह समाज के हैं। मलाह समाज के और भी नेता हैं, जैसे साक्षी महाराज, तो जो गंगा नदी का बेल्ट है, ऐसे ही राप्ती का बेल्ट, जितने भी नदियां हैं, नदियों के किनारे ही मलाह समाज ज्यादातर पाया जाता है। अब काजल निषाद समाजवादी पार्टी की तरफ से आई हैं, जो गोरखपुर में एक बढ़िया चेहरा बन रही हैं, प्रखर वक्ता भी हैं, बात में उनके धार होती है और बड़ी तार्किक बात करती हैं। लेकिन क्या वो इतना बड़ा चेहरा है जितने बड़े चेहरा साक्षी महाराज हैं? जी नहीं। तो वो अपनी सीट पर भले अपने समाज का वोट ले लें और जीत जाए, लग रहा है कि वो अपनी सीट जीत सकती हैं रवि किशन के खिलाफ। लेकिन क्या मलाह समाज इस गठबंधन को वोट देगा? अगर देगा भी तो 70%, 60% यहां देगा और 35 से 40% यहां देगा, तो भी माइलेज यहां मिल रहा है। अब आइए ओम प्रकाश राजभर पर। मैं स्वयं पूर्वी यूपी का रहने वाला हूं, मऊ जिले का। हर जाति अपना अपना नेता चुन रही है। दारा सिंह चौहान भी इन्हीं के साथ इस समय चले गए हैं। फागू चौहान पहले से हैं। तो चौहान समाज भी पूर्वांचल में बहुत बड़ा महत्व रखता है और आमतौर पर चौहान समाज बीजेपी का वोटर रहा है, मौर्य समाज बीजेपी का वोटर रहा है। तो आप बताइए ना, कौन सा बहुजन, कहां का बहुजन? न तो नेता साथ में है और न तो जनता साथ में है। सड़क पर लगाओ बहुजन बहुजन, ब्राह्मण को गाली देकर नारा लगाओ। दरअसल ये समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने एक बार बात कही थी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब वीडियो बनाई थी कि 90 के समय का नारा लगा करके आज आप सत्ता लेना चाहेंगे, संभव नहीं है। 90 में जब पिछड़े वर्ग के लिए आंदोलन चला था, तो क्या उस आंदोलन में मौर्य समाज और
नोनिया समाज, जिसको चौहान कहा जाता है, था क्या ओबीसी के साथ, वो सवर्ण समाज के साथ था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बदलाव हो रहा है। हाँ, कुछ प्रखर लोग, कुछ ज़्यादा चैतन्य लोग भले समझते रहे हों। जिस तरह से यादव समाज, जाट समाज, कुर्मी समाज जागरूक हो गया था, उस तरह से अन्य जातियां नहीं जागरूक हुई थी। तो उसी तरह से अब जो ज़्यादा जागरूक हो गए हैं वो अपनी अपनी पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, और जो कम जागरूक हैं वो इधर है, और जो कम जागरूक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों की जागरूकता में एक समस्या ये आ गई कि ये इस तरह से अपनी जात के नेता बनकर बैठे रह गए कि माना जाता है कि ये जात विशेष का दल है। एक ठप्पा लग गया। तो इस नाते जो अन्य जातियों के नेता हैं, छोटे छोटे ही नेता, जब वो जहां जाएंगे उनका समाज वहां चला जाता है। जैसे राजभर समाज, आप कहेंगे कि राजभर समाज इनके साथ जाने के बावजूद भी घोसी की सीटें जीत लिए थे। पहली बात कि घोसी विधानसभा उपचुनाव को कोई बहुत महत्व देने लायक नहीं है। वहां समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे और योगी जी ने टेढ़ा इशारा कर दिया था कि दारा सिंह चौहान को हरा दिया जाए। तो राजपूत समाज जो भाजपा का कोर वोटर था, वो भाजपा से निकल करके सपा में जाकर वोट कर दिया। तो यहां से एक चीज निकली, यहां गई तो दो का अंतर हो गया। एक बात। दूसरी बात, दारा सिंह चौहान को बाहरी माना गया। तीसरी बात कि वो तो 2 बार लगातार दल बदल किए थे। तो ये बहुत सारे समीकरण थे जो लोकसभा चुनाव में कितना कारगर होंगे। तो अब आप देखिए कि राजभर समाज जो पूर्वांचल के 14 सीटों पर सर रखता है, संजय निषाद और साक्षी महाराज से का जुड़ा समाज, मलाह समाज, जो लगभग पूरे यूपी में महत्व रखता है, नदियों के किनारे के जितनी सीटें हैं, जयंत चौधरी पश्चिमी बेल्ट में महत्व रखते हैं, अनुप्रिया पटेल इलाहाबाद प्रतापगढ़ के बेल्ट में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। तो ये पूरा इन्होंने राजनीति को इतने अच्छे से साधा है कि समाज का जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो ज़्यादा इनके तरफ है। चलिए, आप कहेंगे सर मुसलमान इधर है, मुसलमान भी 2 टुकड़े में बटेंगे, जहां ये मजबूत होंगी वहां इनके साथ, जहां ये मजबूत होंगी वहां इनके साथ। इतना तो कोई गिन नहीं पाएगा कि कौन एकदम आगे चल रहा है। उसमें भी जहां ये मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर देंगी वहां समाज बंट जाएगा, या जहां इनका कोई प्रत्याशी आगे होगा लेकिन ये मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर देंगे वहां भी वोट बटेगा। उसी तरह से अगर ये लोग कोई सवर्ण प्रत्याशी खड़ा कर देंगे तो इनका भी वोट कटेगा। लेकिन यहां तो सवर्ण प्रत्याशी खड़ा करने पर रोक है, पीडीए का नारा लग गया है। पीडीए का नारा लगाकर जब सवर्ण प्रत्याशी खड़ा ही नहीं करोगे तो लाभ इनको और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो सवर्ण प्रत्याशी खड़ा होने से वोट बंटता वो नहीं बटेगा। जैसे इन्होंने सामाजिक न्याय का नारा लगा दिया कांग्रेस ने, तो सवर्ण समाज जो थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ जाता था या जाता, वो हट के चला गया मोदी जी के साथ कि भाई ये तो आएंगे सामाजिक न्याय करेंगे। न जाने सामाजिक न्याय में एक बार जमींदारी खत्म कर दिए, रियासतें खत्म कर दिए, अब न जाने कौन सी जमीन खेत कहीं बंटवाने लगे तो कहां कोई जाएगा। तो कांग्रेस ने जो सामाजिक न्याय का नारा लगाया वो दूसरा समाज इसलिए नहीं मानेगा जिसके लिए लगा रहे हैं, क्योंकि उनके नेता हैं, वो अपने नेताओं को वोट देगा, और शेष समाज इनको इसलिए नहीं मानेगा कि भाई ये तो पता नहीं क्या नारा लगा रहे हैं, कहीं गृह युद्ध न होने लगे। तो इस नाते मोदी जी ही भले हैं। तो जरा देखिए राजनीति हो कैसी रही है। मैं जिस आंख से देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए दिनों दिन मजबूत हो रहा है। यूपी में वो बहुत आगे निकल गया है। और अब अगली एक ताकत की बात करते हैं, मीडिया की पूरी ताकत इनके साथ जो यहां बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व की बात, जैसे कल ही भी मेरे घर में जो गैस देने आया था, जी हां, मजदूर टाइप ही आदमी रहेगा। अब वो किस जाति वर्ग से मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे। जब मैंने पूछा कि मोदी जीतेंगे, क्योंकि गमछा वो भगवा लगाए हुए थे, हमने कहा 2024 में कौन जीतेगा? अरे साहब कौन है कोई मोदी जी के टक्कर में? वही आएंगे। एकदम पसीने से लथपथ था आदमी। तो एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार है वोट देने के लिए। इसलिए ईवीएम का रोना तो रोया ही जाएगा, वो तो नहीं ही हटवा पाए। कभी ये लोग ईवीएम हटाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। और तब नहीं ट्विटर पे लिखती हैं मायावती जी कि भाई तुम ईवीएम हटाने के लिए आवाज मत उठाओ क्योंकि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, तब नहीं लिखती हैं। उठाते रहो आवाज। किसका मतदाता वर्ग सर्वाधिक है ईवीएम के विरुद्ध में सड़कों पर? इनका। तब क्यों नहीं ट्विटर पे लिखी? न तो समर्थन दे रही है, न मना कर रही है कि मत आंदोलन करो।
जो लोग भी ईवीएम के आंदोलन में सड़कों पर होंगे अपना नुकसान करके ही तो होंगे। आंदोलन में जाने से कोई पैसा तो नहीं मिल रहा। हाँ, पैसा कहाँ मिलता है? मोदी जी की रैली में जाने से। किस समाज के लोग जाते हैं ज़्यादातर? नहीं, एक समाज दोषी है, ब्राह्मण समाज सबसे बड़ा कलंकित है, वो दोषी है, उस पर खूब ठप्पा लगाइए, अच्छे से लगाइए। लेकिन ये तभी तक लगा पाएंगे जब तक ये सुरक्षित है। और ये सुरक्षित रखने की जिनसे उम्मीद पाले हैं वो कहां कहां खड़े हो रहे हैं, जरा इन पर भी नजर डालिएगा। तो दोस्तों, मैंने जो मूल्यांकन किया, अब अगर हम मान लें कि 18% मुसलमान समाज यहां है, जो बट जाने के बाद एवरेज 12% आएगा, तो उतना ही सवर्ण समाज यहां है। इस समय सवर्ण समाज भी वोट बैंक बन चुका है, उसका भी कोई अपना नेता नहीं है, अपनी कोई पार्टी नहीं है। वो मोदी को, बीजेपी को अपनी पार्टी मानता है, किसी भी पद पर सवर्ण नहीं है, फिर भी वो इनको मानता है। तो अगर मुस्लिम समाज यहां है तो उसके काउंटर में सवर्ण समाज यहां है। अब बचा जितना भी ओबीसी और दलित समाज, वो ओबीसी और दलित दोनों ही आधा आधा बटे हैं। ओबीसी जितना इनके साथ है उतना इनके साथ भी है, देख लीजिए चेहरे। और दलित समाज जितना इनके साथ है उतना ही इनके साथ भी है। तो दोनों ही समाजों में से आधा आधा हिस्सा ले रहे हैं। कौन कह रहा है कि मोदी जी पीछे जा रहे हैं? अभी मैंने मीडिया की ताकत बताई, अब रुपए की ताकत जानिए। कांग्रेस के खातों पर रोक है। कांग्रेस का टिकट लेने के लिए लोग इसलिए दौड़ के जाते हैं क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ने के लिए पैसे देती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने के बहाने से पैसे ले लेते हैं और चुनाव में खर्च नहीं करते, झंडा बैनर छपवाते ही नहीं, वो पैसा अपने पॉकेट में डाल देते हैं। चुनाव तो हारना ही है उनको। अब इस बार तो वो भी नहीं है, कांग्रेस के पास पैसे नहीं है। ये अलग बात है कि थोड़ा जीतने का इसको बढ़ गया है तो अच्छे प्रत्याशी इनको मिल सकते हैं, लेकिन धन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इन लोगों को सबको आर्थिक झटका लगा हुआ है और अर्थ से एकदम माला माल हैं अगर कोई तो ये हैं। और इनके साथ जो लोग होंगे उनकी ये खूब धूम धूम से प्रचार करवाएंगे। प्रचार का अपने देश में बहुत महत्व है, पैसे का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। निर्वाचन आयोग पर कब्जा है ही, ईवीएम में अगर घोटाला है तो भी इन्हीं के पक्ष में है, इन लोगों के पक्ष में तो जाने से रहा। प्रशासनिक अमला जो हेराफेरी करता है वो उसके पक्ष में करता है जो सत्ता में है। तो इतनी सारी चीजें इनके पक्ष में हैं और इतनी खराब चीजें इन लोगों के पक्ष में हैं। क्या इनके इस पक्ष में एक चीज हो सकती थी कि मिल कर रहे हैं, लेकिन वो ही नहीं कर पाए। जो इनके पक्ष में है उसको अपने पक्ष में कर पाना इन लोगों के बस की बात नहीं थी क्योंकि सत्ता में नहीं है। लेकिन जो इनके बस में था वो इन्होंने नहीं किया। ये इनको नहीं ले रहे हैं, ये इनके साथ नहीं जुड़ रही हैं। अब शेष मूल्यांकन करना आपका काम है, आप करिएगा मूल्यांकन। और मैं सजेशन दूंगा कि नेशन जनमत चैनल पर नीरज पटेल जी ने एक वीडियो बनाई है और अंबेडकर नामा पर एक वीडियो बनाई है प्रोफेसर रतन लाल ने, जिसमें वे लोग भी इन नेताओं से बहुत दुखी होकर के अपनी बातें कही हैं। सुन लीजिएगा। सरकार अगर बनेगी तो कौन जेल जाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं वही जेल जाएंगे। संजय सिंह आज तक जेल में हैं, रिहाई की उम्मीद नहीं दिख रही है। और अगर कहीं ये दोबारा सत्ता में आ गए तो फिर एक ही रास्ता होगा कि बीजेपी ज्वाइन करो, मोदी जी का प्रचार करो, तब तो जेल से बाहर निकलोगे, नहीं तो जेल में ही सड़ेंगे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह। और जब उतने बड़े नेताओं के साथ सरकार इस तरह से करती है तो जो लोग सोशल मीडिया पर आकर के इनके खिलाफ जनता को जागरूक कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके खिलाफ वोट करो, ये इन्होंने ये गुनाह किया, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश को लूटा, उन लोगों का क्या होगा ये आप अनुमान निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इस बात की चिंता इनको है? ये तो तभी पूरे देश की यात्रा सड़क पर कर रहे हैं, घूम घूम कर ये लड़ रहे हैं हर जगह। अब आपको बुरा लग जाए कि हमारे नेता को ये कह रहे हैं, आपकी नेता ये नहीं है, देश की नेता हैं ये लोग, सबके सब देश के नेता हैं। सड़कों पर कितनी बार दिखी? तो नहीं दिखी तो हम अगर कह रहे हैं कि लड़ना है, उठना है, जागना है, और इस नाते हम निशाने पर आ रहे हैं और ये अपने को सुरक्षित करने के लिए इनके हिसाब से राजनीति कर दें, तो इनको हम छोड़ दें कि और इनकी आलोचना करें, तो फिर ये क्या होगा? ना पक्ष ना विपक्ष, मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं होगा, फिर तो ये गलत बात हो जाएगी दोस्तों। इसलिए मेरे अनुमान से
आज बीजेपी, एनडीए, इंडिया गठबंधन और अन्य से काफ़ी आगे है उत्तर प्रदेश में। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। हम जहां तक देख पा रहे हैं, एनडीए इंडिया की तुलना में कई गुना मजबूत हो चुका है, होता जा रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का खैर मनाइए कि उसने कुछ निर्णय दे दिए जिससे कि ये थोड़ा सा बैकफुट पर आए हैं, अन्यथा एक तरफा जीत होने जा रही है। जिस तरह से दीवारें पड़ी हैं, नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, जीतन राम मांझी चले गए, चिराग पासवान चले गए, उधर अजीत पवार चले गए, उधर शिंदे चले गए, उधर नवीन पटनायक चले गए, बचा कौन है? खोजिए जाकर के। तो आज के वीडियो में इतना ही। रात 9 बजे मैं संविधान पर लाइव क्लास लेता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा सरकारी नौकरियों में समानता और आरक्षण, अनुच्छेद 16। मेरे साथ रात 9 बजे लाइव चर्चा में जुड़िए, और अगर उसका लिंक चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मंगाइए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह से खरी खरी और निष्पक्ष चर्चा करते रहेंगे। जय संविधान।